हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यथार्थ पर। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ऑप्शन है महापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। सही उत्तर है पुरापाषाण काल। आदि मानव की उत्पत्ति पुरापाषाण काल में हुई थी। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। मुख्यतः आदि मानव की उत्पत्ति निम्न पुरापाषाण काल में मानी जाती है। इस काल के मानव की स्थिति दयनीय थी, घुमक्कड़ था, वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था और आदि मानव ने शिकार करने के लिए सर्वप्रथम हस्तकुठार नामक औजार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस काल में मृतभांड का प्रयोग किया? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, वैदिक काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। सही उत्तर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव मृतभांड का प्रयोग करता था जो लाल मिट्टी से बने होते थे और नवपाषाण काल में ही मानव ने आग का प्रयोग किया और खेती के साथ साथ पशुपालन किया। इस काल में मानव ने खाद्य संग्रह भी किया। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल में मानव समूह में निवास नहीं करता था। मानव केवल उपभोक्ता था, शिकार करके अपना पेट भरता था और ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा था। मध्यपाषाण काल आते आते मानव ने समूह में निवास करना शुरू किया और यहाँ पर कुत्ते को पालतू पशु भी बनाया। तो सर्वप्रथम पालतू बनाया जाने वाला पशु कुत्ता है और नवपाषाण काल में ही मानव ने अपनी सुव्यवस्थित जीवन शैली शुरू की थी। आग का प्रयोग किया, खेती की, पशुपालन किया। स्थायी बसावट के साक्ष्य भी नवपाषाण काल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, अरस्तु, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की थी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, इसको एच से, हेरोडोटस को एच से ऐसे याद कर सकते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने ही सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? ऑप्शन है गुप्त शासक, मौर्य शासक, कुषाण शासक, मुगल शासक। सही उत्तर है कुषाण शासक। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे, शुद्ध सोने के। मौर्य काल के शासकों में सर्वाधिक सिक्के चलवाए, सर्वाधिक सिक्के, और गुप्त शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सर्वाधिक। लेकिन जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल। सही उत्तर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में औजारों का जो आकार था वो पुरापाषाण काल से छोटा हो गया था और इस काल को भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कहाँ पर गड्ढे खोदकर निवास करता था?
ऑप्शन है धौलावीरा, बुर्जहोम, कोल्डीवा, मेहरगढ़। सही उत्तर है बुर्जहोम। बुर्जहोम नवपाषाण का स्थल है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सेलखड़ी, लोहा, तांबा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सेलखड़ी। इसे स्टेटॉइड कहा जाता है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कपास, जौ, काशी के औजार। सही उत्तर है कपास। हड़प्पावासी कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर थे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और हड़प्पा से ही सर्वप्रथम गेहूं व जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है घोड़ा, गाय, हाथी, शेर। सही उत्तर है शेर। शेर के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। घोड़े के साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। गाय को वैदिक काल में पवित्र पशु मानते थे। इसे अघन्या कहते थे। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है वनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु के दाएं तट पर है। थोड़ा ध्यान रखें दाएं और बाएं का। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। अन्नागार। और सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल बृहद स्नानागार है। बृहद स्नानागार। अब देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। वनावली हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियां, सोहन नदी घाटी, बेलन घाटी, चिरांद। सही उत्तर है बेलन घाटी। बेलन घाटी प्रयागराज में है। प्रयागराज। प्रयागराज से ही हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। प्रयागराज कोल्डीवा से। और ये जो स्थल है चिरांद, ये बिहार में है। बिहार में। और यहाँ से हड्डी निर्मित औजार के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अस्थि के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है रोपड़, सुरकोटदा, धौलावीरा, लोथल। सही जवाब है सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात से हमें घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है। धौलावीरा ये गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है।
पर यह एक औद्योगिक नगर था। यहाँ से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे बाट माप का पैमाना, मनके बनाने के कारखाने, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार कहाँ तक था? ऑप्शन है मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगेडोर। सही उत्तर है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखें तो इस तरह से था: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद, ये प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी की सहायक है। और पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो दाश्क नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, लेकिन इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सरस्वती, सतलज। सही उत्तर है सरस्वती। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सिंधु नदी को हिरण्यानी कहा जाता था, और सतलज को सतुद्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है गोमती, कोबरा, बिपाशा, गंडक। सही उत्तर है बिपाशा। व्यास नदी को वैदिक काल में बिपाशा कहा जाता था। गोमती को गोमल कहा जाता था और गंडक को सदानीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है कौसाम्बी, अतरंजी खेड़ा, तक्षशिला, हस्तिनापुर। सही जवाब है अतरंजी खेड़ा। यह स्थल उत्तर प्रदेश के एटा में है। और कौशाम्बी बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है जौ, चावल, कपास, गेहूं। सही उत्तर है चावल। ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयोग हुआ है। जौ को यव कहा जाता था, गेहूं को गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन है प्रजापति, इंद्र, विष्णु, शिवजी। सही उत्तर है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल के लोगों को ज्योतिष का भी ज्ञान था। इंद्र को पूर्व वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। सही उत्तर है सिंधु। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। इसको हिरण्यानी कहते थे और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, रामायण, उपनिषद, महाभारत। सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके लेखक यज्ञ बालक्य जी हैं।
महाभारत को संस्कृत में जय संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, मुंडकोपनिषद, महाभारत, रामायण। सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते महावाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्व वेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। अब हम वेदों की बात करते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में देवताओं की उपासना के मंत्र हैं, उपासना के। और यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, ये यज्ञ यजुर ऐसे याद कर लेंगे। सामवेद सा से साम और सा से संगीत, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब हमने सामवेद से लिया है। और अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, ये सब हमें अथर्ववेद में मिलता है। अब ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का, जो सूर्य देवता को समर्पित है। और 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संहिता, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण। सही उत्तर है ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद, ऐसे समझिएगा शॉर्ट में थोड़ा। ऋग्वेद के हैं ऐतरेय, कौस्तिकी, कौशिकी। ठीक है। अब लिखते हैं सामवेद के पचावेश, सड़ावेश। ठीक है। अब यजुर्वेद, इसके हैं शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद के बहुत आसान है, गोपद, ऐसे याद कर लेंगे। ऋग्वेद के ऐतरेय कौस्तिकी, सामवेद के पचावेश सड़ावेश, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपद हैं। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन है योग दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद, वेदांग। सही उत्तर है उपनिषद। ये संस्कृत से जुड़े हैं। एक और फैक्ट है उपनिषद के विषय में, 17वीं शताब्दी में दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दाराशिकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन है इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव। सही उत्तर है इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक महत्व था। इंद्र का वर्णन
250 बार मिलता है। और दूसरे नंबर पे अग्नि का वर्णन 200 बार मिलता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है कुषाण काल, मौर्य काल, हर्षवर्धन काल, गुप्त काल। सही उत्तर है मौर्य काल। बृहद ये सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में है, एमपी में, और इसकी आकृति जो है अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश है वो मौर्य काल है, और इससे पहले नंद वंश था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजाराज, अशोक। सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने यह झील बनवाई थी। इन्होंने गंगई कोड पंडित की उपाधि धारण की थी, गंगई कोड पंडित की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, दूसरों की सेवा करना, या इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। सही उत्तर है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यह कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। इस धर्म में यह कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है जमाली, विपिन, प्रभास, सुभद्र। सही उत्तर है जमाली। जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, जो इनके दामाद थे। इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, वैशाली। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। नदी का नाम है ऋजुपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की। इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे हुई थी। कुशीनगर, कुशीनगर, और नदी का नाम है हिरण्यवती। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। धर्म चक्र परिवर्तन। और इनकी जो गृह त्याग की घटना है उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संरक्षक बौद्ध धर्म का संरक्षण करने वाला कुशल शासक कौन था? ऑप्शन है विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क, गौतमीपुत्र। सही उत्तर है कनिष्क।
कनिष्क के ही काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कनिष्क के ही काल में चित्रकला की एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ था। गांधार शैली का, यह शैली इंडो ग्रीक थी, मतलब पूरी तरीके से भारतीय नहीं थी। तो बौद्ध धर्म का जो संरक्षण करने वाला कुशल शासक था वो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? ये है क्वेश्चन, इसको सही कर लेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन है कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, वसुमित्र। सही उत्तर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में हुआ था। राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन है एक यूनानी शासक, एक जैन भिक्षु, एक वैदिक ऋषि, एक बौद्ध दार्शनिक। सही उत्तर है एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक कारिका, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है अरिष्टनेमी, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पारसनाथ। सही उत्तर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और पहले ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 5 अणु व्रत बताए गए हैं। इसमें सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा नाम प्रिय से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। सही उत्तर है अशोक। अशोक के भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी राजा मागधे ऐसे संबोधित किया गया है, और माशकी में इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य। अशोक के नाम का उल्लेख माशकी, गुर्जरा, नेतुर, उडेगुलम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोशाली। सही उत्तर है तोशाली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली थी। अशोक के 13वें शिलालेख जो सबसे बड़ा है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धम्म नीति का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन है स्तंभ, स्तूप, वारादरी, चैत्य। सही उत्तर है स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बौद्ध साहित्य स्रोत से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, अगुत्तर निकाय, त्रिपिटक, अर्थशास्त्र। सही उत्तर है अगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का ये एक साहित्यिक स्रोत है जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और ये भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म का है, इससे भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ये जैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है वाराणसी, श्रावस्ती, मथुरा, इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर है श्रावस्ती। इसे सहेत महित नाम से जाना जाता था। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। ऑप्शन है कंधार, अशमक, चेदी, मत्स्य। सही उत्तर है अशमक। अशमक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पोटन या प्रतिष्ठान थी। अब बात करते हैं हम कुछ अन्य महाजनपद की। ये है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला। चेदी महाजनपद की सुक्तमती और मत्स्य की विराटनगर थी। कुछ और महाजनपद की बात करते हैं, जैसे कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन इसकी मथुरा थी। काशी की वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? थोड़ा सा गलत। ऑप्शन है कर्नाटक, गुर्जरा, कश्मीर, कामरूप। सही उत्तर है कामरूप। कामरूप को असम कहते हैं। अशोक यही एक साम्राज्य है जो अशोक के अधीन नहीं था। रुम्मनदेही अभिलेख स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। रुम्मनदेही स्तंभ लेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन है सारनाथ, धौली, सहवाजगढ़ी। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सहवाजगढ़ी। यही एक ऐसा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन है काशी, प्रयागराज, सारनाथ, अयोध्या। सही उत्तर है प्रयागराज। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष पर इस सम्मेलन का आयोजन करता था। इससे महामोक्ष परिषद की संज्ञा दी गई है, महामोक्ष परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तमिल साहित्य, संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य। सही उत्तर है तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अशोक, वसुमित्र, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि के ग्रंथ का नाम महाभाष्य है और हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट द्वारा रचित है। बाणभट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, उदयन, घनानंद। सही उत्तर है उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर या कुसुमध्वज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला भारतीय शासक था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? ऑप्शन है घनानंद, अजातशत्रु, बिंबिसार, कनिष्क। सही उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार मगध का पहला शासक था। इसने राजगृह या गिरिव्रज नाम से नए नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है महर्षि जैमिनी, अरविंद, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल पर स्वदेशी प्रभाव दिखाई दिया? किस कला पर स्वदेशी प्रभाव दिखाई दिया? ऑप्शन है गांधार कला, मथुरा कला, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मथुरा कला। मथुरा कला पर स्वदेशी प्रभाव दिखाई देता है। ये जो गांधार कला है इस पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। अभी हमने आपको बताया था ये इंडो ग्रीक थी, इंडो ग्रीक, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित होते थे? ऑप्शन है द्रविड़ शैली, वेशर शैली, नागर शैली। सही उत्तर है नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो फीडबैक अवश्य दें।